हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ज्योग्राफी की भी अब कंटिन्यू क्लास चलेगी और इसी सिलसिले में ये ज्योग्राफी की पहली क्लास है, पहला चैप्टर का पहला क्लास। मैंने आप लोगों को बताया था कि ज्योग्राफी का मैंने शेड्यूल भी दिया था अपने क्लास में, और अगर नहीं है आप लोगों को पता तो जान लीजिए। जो पॉलिटी है इसका शेड्यूल और जो ज्योग्राफी है इसका शेड्यूल मैंने अपने क्लास में, अपने पहले पिछले क्लास में जस्ट दिया है, पॉलिटी के क्लास में। तो पॉलिटी जो चलनी है ये चलनी है ट्यूसडे को, ठीक है। उसके बाद थर्सडे को और उसके बाद सैटरडे को। और पॉलिटी जो चलनी है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, 3 दिन। और ये जो इसका टाइम रहने वाला है, ये 8 पीएम में, यानी कि 8 बजे शाम में रहने वाला है। चूंकि अल्टरनेट क्लास है, एक दिन बाद एक दिन क्लास है, तो इसलिए टाइम जो रखा गया शाम में 8 बजे रखा गया, और शाम में 8 बजे ही दोनों क्लास अल्टरनेट दिन पे, यानी एक दिन ज्योग्राफी और एक दिन पॉलिटी चलने वाली है। मैंने ज्योग्राफी का एक सिलेबस भी बनाया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, सिलेबस का। और साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। अगर मुझे कुछ पीडीएफ शेयर करना है आपसे तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही आपसे शेयर करूंगा। यहाँ इसका कोई वेबसाइट नहीं बना हुआ है, जब बनेगा तब हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर पीडीएफ या कुछ नोट्स शेयर करना होगा तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैंने अपने सिलेबस के वीडियो में बताया था कि क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस, माफ कीजिएगा, क्लास 12 की ज्योग्राफी की 2 बुक है। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है, यूनिट 1 कह लीजिए, या पहला बुक। और दूसरा है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस सेशन में मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा कि चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी बातें हैं, ये सब इसी बुक में बताई गई हैं और इसे ही हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा सा भूगोल के बारे में हम लोग जानते हैं, ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं कि ज्योग्राफी शब्द जो है एक्चुअल में ये आया कहाँ से। जो ये ज्योग्राफी शब्द है, ठीक है, यह एक ग्रीक शब्द है, ठीक है। यह एक ग्रीक शब्द है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्रेफोस। पहला शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्रेफोस। जियो का अर्थ पृथ्वी से रिलेटेड है, हमारी धरती है उससे रिलेटेड। और ग्रेफोस शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही, जनरल सेंस में कह सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। जो ये भूगोल शब्द है, जो ज्योग्राफी शब्द है, सबसे पहले एक ग्रीक विद्वान इरेस्टोस्थेनीज ने दिया था। तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि सर्वप्रथम ज्योग्राफी या भूगोल, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा इरेटोस्थनीज। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसकी परिभाषा देख लेते हैं ज्योग्राफी की जनरल सेंस में, कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही ज्योग्राफी या फिर भूगोल है। परिभाषा किसकी है, भूगोल की, ठीक है। भूगोल की परिभाषा, और इंग्लिश में ज्योग्राफी बोला जाता है इसको। तो मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल कहलाता है, या फिर अगर हम दूसरी परिभाषा देना चाहें तो वह विज्ञान, भूगोल को भी यहाँ पे विज्ञान के अंतर्गत रखा है। सोशल साइंस के अंतर्गत, सोशल विज्ञान के अंतर्गत भूगोल आता है। वह विज्ञान जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है उसे ही हम भूगोल कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने 2-3 चीजें जान ली। पहला कि भूगोल शब्द या ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ग्रीक शब्दों से। जो ज्योग्राफी शब्द है यह किसके द्वारा दिया गया है, और ज्योग्राफी का जो एक बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक परिभाषा है, ये क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि जो ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, इसके जनक कौन है। तो ज्योग्राफी के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि ज्योग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, या भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भूगोल का पिता किसे कहते हैं, हिकेटियस को कहते हैं। जो भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन था, यह सबसे पहले हिकेटियस ने ही किया था। और उन्होंने अपनी बुक, अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स, इसमें इस बात का वर्णन किया था भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन करके। इसी वजह से इनको भूगोल का जनक या भूगोल का पिता कहा जाता है।
वहीं दूसरी तरफ हम बात करें कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है या आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है। हालांकि जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेशन करवाऊंगा तो मैं आपको ये सारा कवर करवा दूंगा। और जो भी नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो क्लास चलेगी, पहले थ्योरी की या कह सकते हैं चैप्टर की क्लास चलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की क्लास चलेगी, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की क्लास चलेगी। तो यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से सिस्टमैटिक वे में क्लास चलने वाली है और इसी तरह से पॉलिटी की भी क्लास चलती है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं कि भूगोल के जनक कौन है, ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, और आधुनिक भूगोल के जनक कौन है। अब हम लोग देखते हैं कि भूगोल की जो शाखाएं हैं, जो ब्रांच है, मेनली ये दो शाखाएं होती है। पहला तो है भौतिक भूगोल, जिसके बारे में आप लोगों ने क्लास 11th में अध्ययन किया होगा। इसके बारे में क्लास 11th में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा। और मानव भूगोल जो क्लास 12th में इस बार हमें पढ़ना है। 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप तो देखिए ही, साथ ही साथ आपके जो बैचमेट हैं, आपके जो भाई बहन हैं, जो सगे संबंधी हैं, इन सबको भी रिकमेंड कीजिए कि यहाँ पॉलिटी की कंटिन्यू क्लास चली रही है और साथ ही साथ ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो वापस आ जाते हैं अपने जो जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है। भूगोल की मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं, एक तो भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है। भौतिक भूगोल के मूल में यानी कि केंद्र में क्या है, प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी पे मौजूद जो भी प्राकृतिक संसाधन है, ये भौतिक भूगोल के मूल में है। आप लोगों ने अध्ययन किया होगा भू आकृति के बारे में, मृदा के बारे में, पर्वत, पठार, पहाड़, समुद्र, ठीक है, ज्वालामुखी, चक्रवात, इस सब के बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा क्लास 11th के बुक में। लेकिन मानव भूगोल के अंतर्गत क्लास 12th में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं किस चीज के लिए, किस चीज के बारे में, मानव प्रजाति, जनसंख्या वितरण, मानव का जो जनसंख्या है वो कैसे वितरित होता है एक जगह से दूसरे जगह, जनसंख्या घनत्व यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पे कितने व्यक्ति रहते हैं, मानव का डेवलपमेंट हुआ, संचार, व्यापार, इस सब के बारे में हम लोग मानव भूगोल में पढ़ेंगे। और जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसके केंद्र में, इसके मूल में कौन रहा होगा, मानव रहा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सिंपल से अगर शब्दों में समझना है तो मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। यह कैसे हो गया, जबकि हमने पढ़ा यहाँ पे प्रकृति, तो आप लोगों को पता होगा कि मृदा, पर्वत, पठार इत्यादि होता है। तो कहीं ना घुमा फिरा के हम लोग वहीं पे आ जाते हैं। इसलिए आपका 11th का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होना काफी जरूरी है। अगर मैं इसकी बात करूं कि मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन यह कैसे होता है, इसका जो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जनसंख्या वितरण, वहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। इसका एक एग्जाम्पल था जनसंख्या वितरण। तो जनसंख्या वितरण के जो कारक हैं, ठीक है, इसके फैक्टर जो हैं, इसके जो कारक हैं, इसके जो फैक्टर हैं, ये कौन कौन से हैं। कई कारक है इसके। भौगोलिक कारक है, आर्थिक कारक है या कारण कह सकते हैं, आर्थिक कारण है, औद्योगिकरण है, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। अब इसमें भी जो भौगोलिक कारण के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, भौगोलिक कारण के अंतर्गत, भौगोलिक कारण के अंतर्गत भी कई सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि जल की उपलब्धता, जैसे कि भू आकृति, जैसे कि जलवायु, जैसे कि मृदाएं।
मिट्टी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो हमारा मानव भूगोल है, मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन बताता है, और इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया जनसंख्या वितरण का, इसके कारक है, और फिर भौगोलिक कारण के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो जनसंख्या का वितरण होता है, इसमें एक कारण भौगोलिक कारण है, और भौगोलिक कारण के अंतर्गत और कौन-कौन से रीजन और कौन-कौन से कारण बनते हैं। तो जल की उपलब्धता, जल आप लोगों ने पढ़ा होगा, पानी के बारे में, समुद्र के बारे में, भू आकृति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैदान, पर्वत, पठार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जलवायु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मृदा जो मिट्टी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब 11th क्लास में, तो कहीं न कहीं कोरिलेट करता है। इसीलिए आपको ये, आपके लिए ये जानना ज़रूरी है, 11th का जो भी सिलेबस है, ये आपको जानना ज़रूरी है। हालाँकि मैं बता दूँ यहाँ पर कि जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उस शब्द को, उन बातों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा आपको। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है? मैंने ये भी समझा दिया। उसके बाद हम लोग मानव भूगोल के डेफिनिशन, परिभाषा की तरफ चलते हैं। जो पहला परिभाषा है कि मानव भूगोल मानव, समाज और धरातल के संबंधों के बीच का अध्ययन है। मानव, समाज और धरातल। मानव से रिलेटेड ह्यूमन बॉडी से हम और आप हो गए। समाज, जो हम लोग समाज में रहते हैं। मानव और समाज का क्या अध्ययन है? धरातल यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड है। इस सब के बीच जो परस्पर अध्ययन है, इसी को मानव भूगोल कहा गया है। और यह किनके शब्दों में कहा गया है? किनके शब्दों में कहा गया है? फ्रेडरिक रेटजेल के शब्दों में कहा गया है। फ्रेडरिक रेटजेल के शब्दों में कहा गया है। ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है? ये जर्मनी के रहने वाले थे, और इनको मानव भूगोल का जनक या फिर आधुनिक मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूं। मानव भूगोल या आधुनिक मानव भूगोल का जनक, इनको कहा जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। वहीं मानव भूगोल की जो दूसरी परिभाषा है, यह है मानव भूगोल अस्थाई अस्थाई पृथ्वी और क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और यह कहा गया है किसके द्वारा? जो फ्रेडरिक रेटजेल साहब थे, उनकी एक शिष्या थी। ठीक है, इनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था एलन सैंपल, एलन सी सैंपल कहते। ठीक है, उनके द्वारा मानव भूगोल की ये परिभाषा दी गई। तो ये जो परिभाषा दी गई, इस विचारधारा को, इस दोनों के विचारधारा को क्या कहा जाएगा? क्या कहा गया? इस दोनों की विचारधारा को कहा गया नियतिवाद या निश्चयवाद। नियतिवाद या निश्चयवाद कहा गया। यानी कि प्रकृति जो होती है, यह सर्वोच्च होती है। मानव को प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए, प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। प्रकृति मानव से ऊपर होती है, इस विचारधारा के अनुसार। ठीक, तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद मानव भूगोल की जो अगली परिभाषा दी गई, यह दी गई है एक फ्रांस के विद्वान हुए जिनका नाम था विडाल डी लाब्लास। ठीक है, इसके द्वारा दिया गया ये, विडाल डी ला ब्लास के द्वारा दिया गया। यह फ्रांस के भूगोलवेता थे। इन्होंने का जो एक नया विचार रखा, मनुष्य और पृथ्वी के बीच जो संबंध है, उसका एक नया विचार दिया इन्होंने, जिसमें इन्होंने कहा कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, यानी कि जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, तथा इस पर रहने वाले मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान है। कहने का अर्थ है कि मानव ही सब कुछ है, यानी कि इस विचारधारा के अंतर्गत मानव को सर्वोपरि माना गया है, मानव को सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, मानव को प्रकृति से ऊपर रखा गया है।
यानी कि अगर कहने का तात्पर्य है कि अगर गर्मी लगी तो हम लोगों के पास एसी का साधन उपलब्ध है, कूलर का साधन उपलब्ध है। अगर ठंड लगती है तो हम लोगों के पास हीटर का साधन उपलब्ध है। तो चाहे प्रकृति अपने हिसाब से कैसे भी चेंज कर ले, लेकिन मानव ने टेक्नोलॉजी के दम पे, प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी के दम पे उसको अपने लाइफ को आसान बना लिया है। तो मानव भूगोल की जो परिभाषा दी थी विडाल डी ब्लास साहब ने, यह कुछ इस प्रकार से दी थी। वहीं इस विचारधारा को जो विडाल डीला ब्लास साहब ने दी थी, इस विचारधारा को क्या कहा गया था? संभववाद। संभववाद की विचारधारा कहा गया था। ठीक। और उसके बाद एक तीसरी विचारधारा आई, यानी कि कह सकते हैं दोनों के बीच की विचारधारा। ना ही प्रकृति को सर्वोच्च माना गया, ना ही मानव को सर्वोच्च माना गया। यानी कि ना ही मानव प्रकृति की दास है और ना ही जो है मानव प्रकृति का स्वामी है। ठीक है। इस विचारधारा को कहा गया रुको और जाओ की विचारधारा। यह एक अमेरिकन भूगोलवेता थे, ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीजें। अगर इन बातों को, जो विचारधारा है, इनकी बातों को समराइज करे, समझने की कोशिश करे, तो कुछ इस तरह से समझेंगे हम लोग कि मानव भूगोल की जो विचारधारा है, पहली कौन सी विचारधारा है? नियतिवाद की विचारधारा या निश्चयवाद की। दूसरी विचारधारा है संभववाद की, और जो तीसरी विचारधारा है नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। जो एक विचारधारा है यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर के साथ, इन्होंने जो विचारधारा दिया इसको नवनिश्चयवाद या नवनियतिवाद भी कहा गया। नवनियतिवाद भी कहा गया। हम लोग टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, कुछ इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि सेशन थोड़ा सा शॉर्ट हो, थोड़ा सा छोटा हो, बट जो भी बातें यहाँ पे बताई गई है आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट है, कुछ इधर उधर की बातें नहीं बताई गई हैं। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो इसका नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस सेशन में। तो जो नियतिवाद या निश्चयवाद क्या कहता है कि इसमें प्रकृति को अधिक प्रभावी, अधिक बलशाली माना गया। वहीं संभववाद कहता है मानव को अधिक बलशाली माना गया। ठीक। और जो नवनियतिवाद है, जिसको ग्रिफिथ टेलर साहब ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया था, इसमें बताया गया कि प्रकृति और मानव के सामंजस्य पर बल दिया जाए, यानी कि दोनों में सामंजस्य बना करके चला जाए। ना ही मानव जो है, ना ही प्रकृति का दास होगा, और मानव ना ही प्रकृति का स्वामी होगा। नियतिवाद या निश्चयवाद में कहा गया कि मानव प्रकृति का दास है। संभववाद में कहा गया कि प्रकृति मानव का स्वामी है। और इस विचारधारा को रुको और जाओ की विचारधारा भी कहा गया, नवनियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा को। जो नियतिवाद या निश्चयवाद की विचारधारा है, इसके जो विचारक थे फ्रेडरिक रेटजेल, जर्मनी के थे, और एलन सी सैंपल, ये यूएसए की, इन्हीं की शिष्या थी। ये दोनों नियतिवाद या निश्चयवाद के विचारक हुए। वही संभववाद के विचारक विडाल डीला ब्लास साहब हुए, जो फ्रांस के थे। पूछा जाता है कि जो विडाल डी ला ब्लास निम्नलिखित में से किस देश के भूगोलवेता थे? इस तरह से पूछा जाता है, इसलिए उनके देश का नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद की विचारधारा के जो समर्थक थे या जिन्होंने इन विचारधारा को दिया था, वो ग्रिफिथ टेलर साहब थे। यह यूएसए यानी कि अमेरिका से संबंध रखते थे। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ बातें समझ में ना आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी सिलेबस जो हो चुका है उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। साथ ही साथ आपको शेड्यूल भी मिल गया है कि किस दिन कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें और हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए वीडियो आप लोग देखिए, रिवीजन करिए और नोट्स बनाइए। क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।